हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। द नेम ऑफ द थिंकर इज़ जयप्रकाश नारायण। ओके, ही इज़ अनदर वेरी सोशलिस्ट थिंकर। ओके, एक नेशनल लीडर निकल कर आते हैं, सोशलिस्ट थिंकर है, मास मूवमेंट को ये ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या कहते हैं और किस टाइम पीरियड के टाइम ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थिंकर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को आज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, पेन ले लूँ मैं। तो इनका नाम है जयप्रकाश नारायण, जेपी इनको कहते हैं। ठीक है, जेपी नारायण कहते हैं। टाइम पीरियड की बात करें तो 1902 से 1979 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। इंडियन पॉलिटिकल ये लीडर रहे हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स में भाई इंटरेस्ट रहा है इनका। एंड ही इज़ अ सोशलिस्ट थिंकर। सोशलिस्ट थिंकर का मतलब आप पहले से जानते हो। ठीक है, जो समाज के बीच रह के सामाजिक लोगों को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उनकी वॉइस को सरकार में लेकर आते हैं या फिर उन एक पॉलिटिक्स को शेप करने की कोशिश करते हैं जो सोशलिस्ट पैटर्न पे कैसी होती है, एस्टैब्लिश होती है। ठीक है, एंड द मास मूवमेंट मोबिलाइजर। ओके, और साथ के साथ ये क्या करते हैं, भारतीय राजनीति में एक मास मोबिलाइजेशन करते हैं एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, अगर मैं जनरली बात करूँ तो इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी उस टाइम पीरियड के ये थिंकर रहे हैं। ठीक है, मतलब इनका ये था हमें डेमोक्रेसी को बचाना है और जो गवर्नमेंट है उसके आर्बिट्रेरी एक्शन को हमें कम करना है। तो उस टाइम पीरियड में इनका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। ठीक है, जिस तरीके से आज हम बोल सकते हैं इंडिया में जैसे कन्हैया कुमार है, जैसे उन्हें ले लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं या फिर जो बहुत सारे उनके सोच के बच्चे होते हैं वो उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, और वो हमेशा किस चीज़ के लिए लड़ते रहते हैं, सरकार में बात करते हैं, स्टूडेंट के हक के लिए करते रहते हैं, या फिर बड़े बड़े कोई और ट्रेड यूनियन, सॉरी, स्टूडेंट यूनियन के लोग देख लो, वो करते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक मास मोबिलाइजर हमें देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो इंदिरा गांधी ने उस टाइम इमरजेंसी लगाई थी उसका बहुत बड़ा अपोज करते हैं। एंड इज़ नोन एज लोक नायक फॉर हिज लीडरशिप ड्यूरिंग टोटल रिवोल्यूशन मूवमेंट। और उन्होंने टोटल रिवोल्यूशन मूवमेंट चलाया था इंदिरा गांधी के समय में, तो लोग उन्हें लोक नायक भी इसी वजह से कहते हैं। ठीक है, एंड ही इज़ ऑल्सो द की फिगर इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स। और अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते रहे हैं। और उसके बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स रही है, कांग्रेस ने बहुत टाइम तक डोमिनेट किया था। ठीक है, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स को आप खुद देखो, 17-18 साल तक तो जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बने रहे। फिर उनके ही मतलब करीब करीब 50-60 साल तक कांग्रेस ने राज किया है। ठीक है, तो हमेशा से कांग्रेस ऐसी नहीं रही है कि आप लिबरल रहे, या फिर कांग्रेस में थोड़ा एरोगेंस भी आ गया था आगे चल के कि वही पार्टी इंडिया को शेप करेगी, रूल करेगी। देखो, डिक्टेटरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक लीडर को खड़ा कर देते हो, वो अपने आप को डिक्टेटर कह दे। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत टाइम तक रूल करती रह आ रही है और बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें कर रही है, बट उसको जनता का तब भी सपोर्ट मिला है, तो वो भी एक बार डिक्टेटर फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वही उन सब चीज़ों के खिलाफ ये क्या है, जेपी नारायण लड़ते रहते हैं। ठीक है, बिहार में इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है क्योंकि वहीं पे जाके ही सबसे बड़ा ये मूवमेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन को अगर डिस्कस करेंगे तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सीता दियारा बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार के जन्मे हुए हैं ये, बिहार के लाल हैं। ठीक है, एंड जॉइन बिहार विद्यापीठ फाउंडेड बाय राजेंद्र प्रसाद। और उन्होंने क्या किया था, बिहार विद्यापीठ को ज्वाइन किया था। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। एंड वेंट टू यूएसए फॉर द हायर स्टडी। और ये यूएसए चले गए थे हायर स्टडीज़ के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि पहले के लोग कितने पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते थे। मतलब कोई कैम्ब्रिज जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई रशिया जा रहा है। अब कितना टफ हो गया भाई बाहर पढ़ने के लिए, या फिर बाहर पॉलिटिक्स की, लॉ की पढ़ाई करने के लिए। अभी मेडिकल के लिए लोग जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, बट ये स्टडीज़ के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल से जा पाते हैं, क्योंकि हम सब ऑब्वियसली अगर बात करें, हम पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हूँ, आप भी सारे पॉलिटिकल साइंस के या फिर और स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। ठीक है, कितना ही हम बाहर जा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ ना ये पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का ये क्रेज़ थोड़ा कम होता गया है, और जो मेडिकल साइंस है या फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट है उसका क्रेज़ बढ़ गया है। तो लोग इन फील्ड्स में क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं और साथ में बहुत सारे इन्वेंशन करने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये अपनी हायर स्टडीज़ के लिए ये यूएसए चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और पॉलिटिकल इकोनॉमी की बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। ठीक है, मार्क्सिज्म को अच्छे से जानते हो, सोशलिज्म को भी आपने बहुत बढ़िया से तरीके से पढ़ा है, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपको जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले मैंने आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के बारे में ही पढ़ाया था, क्योंकि वही हमारा सिलेबस है, वही पहले आती हैं। तो उसमें मैंने हर चीज़ डिस्कस की थी, क्या क्या मार्क्सिज्म के कोर प्रिंसिपल और आइडियाज़ कहते हैं, क्या क्या सोशलिज्म के आइडियाज़ और प्रिंसिपल कहते हैं, कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो इनसे एसोसिएटेड है। ठीक है,
और अगर आपको अभी भी डाउट है देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले वो वीडियोस देख लें, उसमें से समझ लें, क्योंकि आप अगर आगे पढ़ते जा रहे हैं चीज़ों को, थिंकर्स को समझते जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि सोशलिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो वो एक बार देख लेना अगर आपको नहीं पता है। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ आप में से सारे लोगों ने पहले से वीडियोस देख ली होंगी और उनको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लुएंस बाय सोशलिस्ट थिंकर्स एंड ग्लोबल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। और ये जितने भी सोशलिस्ट थिंकर थे उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और ग्लोबली रिवोल्यूशनरी जो मूवमेंट चले हैं, ठीक है, जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, चाहे सरकार को पलटने के लिए या सरकार से अपनी कोई बात मनवाने के लिए, जो लोगों ने मास मूवमेंट किए हैं उनसे बहुत ज़्यादा ये क्या रहते हैं, इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम इनका फ्रीडम स्ट्रगल में रोल देखेंगे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से किस तरीके से आगे चल के ज्वाइन हो जाते हैं वो चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने 1929 में ही नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, और उन्होंने कांग्रेस के सिविल ओबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो चलाया गया था उसमें भी क्या किया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया बढ़ चढ़ के। ठीक है, जितने भी इंडियन पॉलिटिक्स में लीडर्स रहे हैं उन्होंने इन सारे मास मूवमेंट में ज़रूर पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि अगर आपको जनता से कनेक्ट होना है, जनता को समझना है और अपने आप को एक लीडर के फॉर्म में देखना चाहते हो, तो इन सारे मूवमेंट में उनका उतरना, समझना, खुद लोगों को एनकरेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसी डायरेक्शन में ये थिंकर भी ऐसे निकल कर आते हैं जो क्या करते हैं, इन सारे मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं बढ़ चढ़ के। And he is a co-founder or the co-founded कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934 विद राम मनोहर लोहिया। तो इससे पहले जो हमने इंपॉर्टेंट थिंकर पढ़े थे वो राम मनोहर लोहिया थे। तो उनकी चीज़ें हमने कितने अच्छे से डिस्कस की थी या फिर हमने देखा था, वो एक सोशलिस्ट थिंकर थे। ठीक है, कैपिटलिज्म को बुरा मानते थे, सोशलिज्म को अच्छा मानते थे और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे। उन्हीं के साथ ये थे जेपी नारायण। ठीक है, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर बन जाते हैं। तो उसी डायरेक्शन में 1934 में ये क्या करते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को फाउंड करते हैं। ठीक है, जो कि कांग्रेस पार्टी का ही एक विंग था। एंड ही ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक आइडियाज़। और ये साथ में एडवोकेट करते हैं इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमिक आइडियाज़ को। ठीक है, मार्क्सिस्ट आइडिया आप अच्छे से जानते हो, जिसमें क्या कहते हैं कि हर चीज़ को क्या होना चाहिए, सोशलाइजेशन होना चाहिए, या फिर हर चीज़ किस में होनी चाहिए, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, ये जो कैपिटलिस्ट चीज़ें हैं वो सब चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए, कम्युनिज्म हमें लाना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो ये इसके कोर आइडियाज़ कहते हैं, एंड सेम एज फॉर द सोशलिस्ट इकोनॉमिक आइडियाज़। नेक्स्ट हम इनका देखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी और क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट थिंकर्स रहे हैं या एसोसिएट लीडर्स रहे हैं। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल विंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे पहले तो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे पहले 1885 में बनी थी, उसी का एक दूसरा आइडियोलॉजिकल विंग था। एक पार्टी में कई सारे लोग थे उसमें, लेकिन सबकी सोच अलग थी। होता नहीं है कि पार्टी के विद इन द पार्टी बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं जिनकी सोच थोड़ी सी अलग हो जाती है। और ऊपर से जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी तो बहुत सारे लोग थे जो प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस के अंदर, उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना और वो अपने जो फॉलोअर्स थे उनके साथ मिलकर अलग हो गए कांग्रेस से, और कई सारी उन्होंने अलग अलग छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ का निर्माण किया। ठीक है, ही प्रोमोटेड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, एंटी इम्पेरियलिज्म। और इस सोशलिस्ट पार्टी में जो मेन एजेंडा थे वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते थे। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक लाइंस पे हो, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर की हम बात कर सकते हैं, जिसमें कहते थे कि जो ग्रास रूट लेवल पे है वहाँ पर भी लोगों को क्या होना चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि वो क्या करें, अपने फैसले खुद ले सकें या फिर अपने लिए पॉलिसीज़ को खुद बना सकें। एंटी इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी को ही अपनाते हैं, कहते हैं कि जो साम्राज्यवादी की नीति है, जिसमें आप अपने टेरिटोरियल एक्सटेंट को बढ़ाते जाते हो, तो उसके बिल्कुल ही पूरे अपोज्ड होते हैं। ठीक है, एंड जेपी सर्व एज अ मेन थ्योरेटिशन। तो जो जेपी हैं, जेपी नारायण है, वो क्या है, ये जो थ्योरी है इसके मेन वो प्रोपाउंडर होते हैं एक तरीके से। राम मनोहर लोहिया के को फाउंडर है, उनके साथ रह रहे हैं, तो दोनों की आइडियोलॉजी किस तरीके से थी, एक ही जैसी थी। ठीक है, एंड ही ऑल्सो क्रिटिसाइज कांग्रेस लीडरशिप फॉर द लैक ऑफ कमिटमेंट टू सोशलिज्म। और ये कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, क्योंकि इनका मानना था जो कांग्रेस पार्टी है वो जो सोशलिस्ट पैटर्न पे बात करती है या सोशलिज्म को लाने का जो एक दावा करती है वो पूरी तरीके से कैसा है, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कमिटमेंट है। ठीक है, कमिटमेंट का मतलब यही होता है जब आप किसी से वादा कर देते हो तो फिर जब उसको नहीं निभाते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल करियर इनका डिस्कस करेंगे और सर्वोदय और भूदान मूवमेंट में इनका क्या रोल रहा है
उसको भी समझेंगे, ठीक है। ही वॉज द लेफ्ट एक्टिव पॉलिटिक्स फॉर सर्वोदय मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय गांधी एंड विनोबा भावे। तो देखो इन्होंने क्या किया, जो पॉलिटिक्स थी, ठीक है, राजनीति थी, उसको छोड़ दिया, क्योंकि इस सर्वोदय मूवमेंट को क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे थे गांधी जी और जो विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था, ठीक है। एंड फोकस ऑन भूदान मूवमेंट, रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड ग्राम स्वराज। बाद में ये होता है कि भूदान जो मूवमेंट चलाया जाता है, एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है जिसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो गांव वगैरह में बहुत सारी जगह होती है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जमींदार होते थे और रैयत होते थे, उनकी जो ज़मीन होती थी उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उस टाइम, ठीक है। तो जो विनोबा भावे थे, वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट थिंकर हमें तब भी देखने को मिलते हैं और एक पॉलिटिकल लीडर भी देखने को मिलते हैं, जिनकी प्रेसिडेंशियलशिप में ये क्या किया जाता है, काम किया जाता है। तो उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है, जिसमें ग्राम स्वराज की भी बात करते हैं। एंड ही ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर द नॉन पार्टी डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और एक ऐसी डेमोक्रेसी की बात करते हैं जो नॉन पार्टी डेमोक्रेसी हो, ठीक है, और साथ में साथ क्या हो, उसके डिसेंट्रलाइजेशन भी हो, मतलब फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर हो। जैसे अभी प्रेजेंट में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट के कुछ पावर्स हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पावर हैं और कुछ रूरल गवर्नमेंट के पावर्स हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे। जो आप देखते हो, जो रूरल गवर्नमेंट है या फिर जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो पावर मिली है, वो 1992-93 के बाद मिली है, लेकिन ये लोग कब के टाइम पीरियड की बात करें, 1934 के। तो उस टाइम जब ये चीज़ें नहीं थी तो डिसेंट्रलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा क्या करते थे, फोकस करते थे, ठीक है। यहाँ पे हम सर्वोदय और भूदान मूवमेंट को यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इसका मतलब था और क्या इसके मीनिंग्स थे, ठीक है। तो इनका जो सर्वोदय और भूदान मूवमेंट था उसको भी समझेंगे, ठीक है। द सर्वोदय मूवमेंट वर्क एक्सटेंसिवली विद द विनोबा भावे इन भूदान मूवमेंट। देखो, भूदान अगर मूवमेंट की हम बात करें तो आज़ादी के बाद क्या था, जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले गए थे, छोड़ के चले क्यों गए थे भाई, हमें इंडिपेंडेंट करके गए थे। तो उसके बाद ना बहुत बड़ी लैंड मास थे लोगों के पास, ठीक है, क्योंकि पहले ज़माने में ज़मींदार होते थे, पुरानी फिल्मों में देखते हो ठाकुर होते थे, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन होती थी। तो जब ब्रिटिशर्स चले गए, ठीक है, सारा जिम्मा किस पर आ गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे आ गया कि आपको किस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स को या इंडियन कंट्री को रिस्ट्रक्चर करना है। तो एक बहुत बड़ा, एक बोल सकते हैं बोझ या फिर बहुत बड़ा काम ये था कि हम लोगों को क्या करें, ज़मीन दें, जिस ज़मीन पे लोग काम कर रहे हैं वो ज़मीन उनके ही हक में हो जाए, ठीक है। तो ये एक भूदान मूवमेंट चलाया गया था जिसको लैंड गिफ्ट कहते हैं। बड़े बड़े ज़मींदार थे, कुछ ऐसे थे अच्छे अच्छे लोग थे जो अपनी स्वेच्छा से ज़मीन को छोड़ रहे थे और जो उनकी ही ज़मीन पे काम करने वाले किसान थे उनको वो गिफ्ट में दे रहे थे। बाकी जो विनोबा भावे हैं वो उन लोगों से, बड़े ज़मींदारों से ज़मीन लेके छोटे छोटे किसानों को ज़मीन में बांट रहे थे। और यहाँ तक मुझे याद आता है, जब मेरे पापा मुझे बताते, मेरे बाबा थे उस टाइम, तो उनको कुछ 30 ऐसे करके, 30 एकड़ ऐसे कुछ करके उन्होंने ज़मीन दी थी, ठीक है, ऐसे लैंड ग्रांट की थी। तो वो सब चीज़ें, और वो ले नहीं रहे थे, कह रहे अरे हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, भाई ले लेते। तो ठीक है, तो ये मास मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि जिसको हम कहते हैं भूदान मूवमेंट। तो आपको भूदान मूवमेंट से ये दोनों जो थिंकर्स हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। एंड इट प्रमोटेड सर्वोदय वेलफेयर फॉर ऑल, और ये सर्वोदय के कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जिसका मतलब होता है सभी का वेलफेयर करना, सभी का विकास करना, ठीक है। एंड इट एम्फोसाइज विलेज लेवल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, और ये एम्फोसाइज करते हैं कि विलेज लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट हो, ठीक है, जैसे प्रेजेंट डे हो गई है। मैंने अभी बताया आपको, जिस टाइम ये लोग डिसेंट्रलाइजेशन की या विलेज लेवल की गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, उस टाइम भारत में ये सिस्टम नहीं था जो प्रेजेंट डे है, इसलिए ये लोग उस पर बहुत ज़्यादा जोर करते थे। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को कि ये ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है, जो ग्रास रूट लेवल पे हो गया, चाहे जो प्रधान होता है हमारे गांव का, उसको भी कुछ ऐसे सेक्शन देनी चाहिए ताकि वो गांव का क्या कर सके, विकास कर सके। और ये लोगों से अर्ज करते थे कि वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ठीक है, और अपना योगदान दें भारत को बनाने में। यहाँ पर हमने अभी पहले ही डिस्कस किया था जेपी एंड टोटल रेवोल्यूशन के बारे में। टोटल रेवोल्यूशन को संपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। जो टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट था वो 1974 में चला था बिहार में, ठीक है। बिहार में बहुत लंबी भीड़ और कतार एकदम मूवमेंट चला था। ये बहुत जाने माने एक बहुत पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, ठीक है, और इन्हें खास करके तब और जाना जाता है, ये बहुत बड़े क्रिटिक भी रहे हैं उनका, इंदिरा गांधी के, क्योंकि इंदिरा गांधी उस टाइम क्या बनी थी, देश की प्रधानमंत्री बनी थी। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स कोई भा नहीं रहा था कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बना दिया। ऊपर से इंदिरा गांधी एक इतनी स्ट्रॉन्ग लीडर थी, वो अपने ही दिमाग से, अपने काम,
अपने ही बहुत ज़्यादा विवेक से काम ले रही थी, जो कि इन लोगों को पसंद नहीं था। एक तो पेट्रियार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, दूसरा क्या था कि इंदिरा गांधी इन लोगों को बिल्कुल नापसंद करती थी। जो लोग कहते थे कि हम इंदिरा गांधी के सहमत नहीं है, तो वो भाई पार्टी से निकाल देती थी उनको, उनको कोई मतलब नहीं पड़ता था। ठीक है, तो उन्हीं के खिलाफ आगे जब उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी पूरे भारत में, तब ये जो जेपी नारायण हो गए और भी सारे थिंकर्स हो गए, ये कहते थे कि भारत के जो संविधान है या फिर लोकतंत्र है उसकी हत्या कर दी है, हत्यारिन है इंदिरा गांधी। तो इस तरीके से बहुत बड़ा एक मूवमेंट उनके अगेंस्ट चला हुआ था, जिसमें 1974 में ये चेहरा सबसे आगे निकल कर आता है। ठीक है, इनका सप्त क्रांति या फिर संपूर्ण क्रांति का जो एम था वो क्या था, उनको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, वो समाज को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे थे। तो उसमें कैसा कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो समाज में राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा और मोरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये जो 7 ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे समाज में, तो वो कौन कर रहे थे, जेपी नारायण कर रहे थे, जो कि आपको याद रखना है। और इनके मेन स्लोगन की बात करें तो संपूर्ण क्रांति, ये इनका मेन स्लोगन था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जेपी नारायण दिया है, और संपूर्ण क्रांति का स्लोगन किसने दिया है, तो ये भी आपके लिए आसान रहेगा याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे हम समझेंगे इन्होंने जो टोटल रेवोल्यूशन था वो क्यों चलाया, उसके मेन रीज़न क्या थे। तो सबसे पहले तो करप्शन, इन्होंने एलिगेशन लगाया था कि सरकार जो है उसमें बहुत बड़ा करप्शन बढ़ गया है, तो उसके खिलाफ इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन चलाया था। दूसरा इनका मानना था कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन है। मुझे तो लगता है कि ऐसे लीडर्स को हमारे देश में अब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब देखो कोई ऐसा नहीं है जो युद्ध के बीच में आ जाए, इन्फ्लेशन के ऊपर इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोले। अब तो देखो अपोजिशन रह गई है और सरकार रह गई बस। लेकिन जो सोसाइटी में लीडर होना चाहिए, सोसाइटी में एकदम क्रेज होना चाहिए जिसका, वो मुझे कोई चेहरा देखने को फिलहाल नहीं मिलता है। ठीक है, और इनका जो संपूर्ण क्रांति था वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट भी था। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सत्ता में जितनी भी शक्तियाँ थी वो पूरी की पूरी यूनियन गवर्नमेंट के पास थी, और डिसेंट्रलाइजेशन का कोई मकसद नहीं था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिक्टेटर बनती चली जा रही थी। तो इसके खिलाफ भी इन्होंने क्या किया था, टोटल रेवोल्यूशन लाए थे। दूसरा है लॉस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, और जो इनका स्ट्रक्चर बनता है समाज में नहीं, जो स्ट्रक्चर पॉलिटिक्स में बन गया है वो क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है, इसलिए और इन्होंने ये किया था। पब्लिक डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, और पब्लिक की डिमांड थी, ठीक है, जनता की डिमांड थी कि ऐसी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बनाई जाए जिससे हमें पता लगे कि सरकार काम क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किसके भले के लिए कर रही है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है सरकार में। अगर किसी सरकार को अपनी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी है या अपनी सरकार को बहुत लंबे समय तक खींचना है, तो उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और लोगों को, और उसको ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड करना चाहिए, या फिर ये बहुत ज़्यादा पूरा एश्योर होना चाहिए कि जो काम वो कर रही है वो लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी चीज़ों को समझें। ठीक है, क्योंकि एक बार तुमने किसी चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर लिया तो वो दोनों के लिए घातक हो सकती है, सरकार के लिए भी और वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जेपी वर्सेस इंदिरा गांधी। अब देखो इनकी लड़ाई इंदिरा गांधी से ज़्यादा थी। देन जेपी बिकेम द मोरल फेस ऑफ एंटी इंदिरा मूवमेंट। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो सबसे बड़ा जो इन्होंने मूवमेंट चलाया था, तो वो इनका सबसे रियल फेस बन के आ गए थे। ठीक है, मतलब अगर लोगों को ये जानना है, अभी प्रेजेंट जैसे मोदी है और जो वो है राहुल गांधी, तो वो एकदम से हमें कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं कि मोदी राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हैं, राहुल गांधी मोदी को पसंद नहीं करते हैं। उसी तरीके से जो जेपी नारायण थे वो इंदिरा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और उनके खिलाफ इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। ठीक है, एंड ही सपोर्टेड स्टूडेंट प्रोटेस्ट एंड ट्रेड यूनियंस, और इन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बहुत ज़्यादा क्या किया, सपोर्ट किया, साथ में ट्रेड यूनियंस को भी सपोर्ट किया। ठीक है, उस टाइम तो फैक्ट्रीज वगैरह बहुत शट डाउन हो गई थी, या फिर बहुत सारे लोग सड़कों पर उतर आए थे सरकार के खिलाफ। इन सारे लोगों के खिलाफ क्या कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये उनको बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। एंड ही ऑल्सो कॉल फॉर नॉन वायलेंट एंड डेमोक्रेटिक चेंजेस, और ये नॉन वायलेंट और डेमोक्रेटिक चेंजेस पे बिलीव करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मारना धारना है, हाँ आप अपनी वॉइस सरकार में पहुंचाओ, ठीक है, धरना प्रदर्शन करो, इस चीज़ पे ये बिलीव करते थे। एंड इस मूवमेंट लेड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फॉर इंदिरा गांधी, और इनके जितने मूवमेंट थे वो एक तरीके की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे थे इंदिरा गांधी के लिए। ठीक है, अब देखो जनता कोई भड़क जाए एक बड़े देश में, और मतलब देश के किसी हिस्से में, और तुम सरकार में बैठे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी भाई जड़ें हिलने लगेंगी। ये होता ही है हमेशा। अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हुए हैं और हम सारे मिलकर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कर दें, तो वो लोग भाई डर जाएंगे। ठीक है, तो इमरजेंसी के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1975 से 1977 के बीच में इमरजेंसी रही है। ये इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर की थी 1975 में। ठीक है,
एंड जेपी वॉज अरेस्टेड, और यहाँ इसके बाद क्या हुआ, जेपी को अरेस्ट कर लिया गया एंड कंसिडर थ्रेट टू गवर्नमेंट, और इन्हें माना गया कि ये सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं और सरकार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए और इन्हें अरेस्ट किया था। एंड जेपी रिमेन अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस एंड डेमोक्रेटिक राइट, तो जेपी को एक सिंबल माना जाता है रेसिस्टेंस का और डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी का उन्होंने फॉर्मेशन किया, तो ये एंटी कांग्रेस अपोजिशन यूनाइटेड अंडर जेपी लीडरशिप, तो एंटी कांग्रेस जो अपोजिशन स्टार्ट हुआ वो जेपी के लीडरशिप में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मतलब कांग्रेस से बिल्कुल डिफरेंट। और जनता पार्टी 1977 में जनरल इलेक्शन को क्या कर गई थी, पार कर गई थी और जीत गई थी। एंड फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इंडिया, और इसमें पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इंडिया में कौन सी थी, जनता पार्टी थी, ठीक है, जो प्रेजेंट डे भारतीय जनता पार्टी है। जेपी रिफ्यूज टू होल्ड ऑफिस रिमेन अ गाइडिंग मोरल फोर्स, और जेपी थे जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई भी ऑफिस लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया, और बस वो गाइड कर रहे थे लोगों को, उनकी पार्टी में जितने लोग थे उनको गाइड कर रहे थे, अपनी पॉलिटिक्स ऐसी रखो, अपनी पॉलिटिक्स वैसी रखो, ठीक है। आइडियोलॉजी ऑफ जेपी नारायण, तो यहाँ पे हम जेपी नारायण की थोड़ी सी आइडियोलॉजी को भी समझ लेंगे कि किस तरीके से उनकी सोच थी, कौन कौन से इसके विचार थे। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते थे, ठीक है, ऐसी डेमोक्रेसी जो सोशलिज्म आइडिया पे पे क्या हो, पूरी तरीके से बेस्ड हो, लोगों का भला करे, वेलफेयर ऑफ ऑल करे, सर्वोदय की पॉलिसी को क्या करे, इंप्लीमेंट करे। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे, जिसमें ग्राम स्वराज की बात करते थे, हर गाँव में एक प्रधान हो, उसके पास कुछ शक्तियाँ हो, वो अपने गाँव का विकास कर सके। नॉन पार्टी पॉलिटिक्स में ही बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते थे। गांधीजन इथिक्स और मार्क्सिस्ट एनालिस्ट थे बहुत बड़े, गांधी जी के बहुत अच्छे ये मतलब प्रेज करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी और उन सबको ही बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे, ठीक है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़ के आए, ठीक है। एंड एंटी करप्शन और मोरल पॉलिटिक्स की भी बात करते थे कि सरकार में बिल्कुल भी करप्शन नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिक्स में क्या होती है, मोरल और वैल्यूज़ को भी हमें क्या करना चाहिए, इंडल्ज करना चाहिए। अवार्ड्स की रिकग्निशन की बात करें तो भारत रत्न उन्हें अवार्ड मिला था 1999 में, जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद मिला था। मुझे लगता है कि इंसान के रहते हुए उसे सम्मान दे देना चाहिए, मरने के बाद क्या ही दोगे, ठीक है, तो फिर तो दूसरों के लिए सिंबल बन जाता है, लेकिन जो चीज़ तुम जिंदा रहते पे अपने लिए करते हो वो ज़्यादा हो जाती है। लोक नायक नाम से इनको क्या किया जाता है, रिमेंबर किया जाता है, तो आप याद रखना अगर क्वेश्चन में आया लोक नायक को किसे किसे बोल के रिमेंबर किया जाता है, तो वो कौन है, जेपी नारायण है। एंड इस बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एज टोटल रेवोल्यूशन डे इन बिहार, और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करते हैं बिहार में एज अ टोटल रेवोल्यूशन डे, ठीक है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट देखेंगे, इनकी बुक्स को इम्पोर्टेंट देखेंगे जो इनके द्वारा लिखी गई हैं या फिर इन पर लिखी गई हैं। वाई सोशलिज्म टुवर्ड्स स्ट्रगल, द टोटल रेवोल्यूशन, प्रेजेंट डायरी, स्वराज फॉर द पीपल, एंड वर्क बाय विमल प्रसाद ऑन जेपी। तो ये जो दोनों किताबें ये इनके ऊपर लिखी गई हैं, और ये जो किताब है वो इन्होंने खुद लिखी है। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा थे नहीं, जेपी नारायण के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं था, और जितना भी पढ़ना था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो देखो, उस टाइम की अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, जो इंदिरा गांधी के समय की पॉलिटिक्स थी, तो उसमें यही था कि कांग्रेस पार्टीज में कई सारे गुट बन गए थे अलग अलग, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या होता है, ये सारे लोग हाईली इंटेलेक्चुअल थे। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर जवाहरलाल नेहरू से सहमत हो तो उनके आने वाले जो लीडर्स हैं या फिर इंदिरा गांधी से भी सहमत हो, कि वो दो अलग लोगों की सोच एक जैसी कैसे हो सकती है, दोनों लोगों की अलग सोच हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम थी, आगे चल के इनकी डेथ भी इसीलिए हुई थी, क्योंकि इन्हें सिख लोगों को लगता था कि इंदिरा गांधी उनके लिए बहुत गलत काम कर रही हैं, या फिर उनकी डिमांड्स बहुत अलग थी और उनके अगेंस्ट इंदिरा गांधी हैं, तो इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। साथ में इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लोगों को समझ में नहीं आ रही थी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी एक टाइम में, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलने की बात कर रही थी ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाए और शक्ति उन्हें मिल जाए। और इंदिरा गांधी को कई सारे ऐसे सामाजिक कामों के लिए भी याद किया जाता है जो उन्होंने समाज के लिए किए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जेपी नारायण। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ज़्यादा कुछ इनके बारे में पढ़ना नहीं था, इनकी बुक्स याद कर लेना, इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ को याद कर लेना, इनका संपूर्ण क्रांति का कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है। बस यही सब इनसे पूछा जाता है, ज़्यादा इनसे आता नहीं है, जितना भी इंपॉर्टेंट है मैंने सब बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थिंकर को समझ लिया होगा आपने अच्छे से, नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ लेना, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, और पढ़ते रहो भाई। एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 15 दिन अब बचे हैं इसमें, और 1 महीना उसमें बचा है, 1.5 महीना है बराबर, तो उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, पढ़ना है। तो पढ़ो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, देन आई विल पर्सनली एड्रेस योर डाउट, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।